8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे नोटबंदी के 1 साल को लेकर। नोटबंदी का 1 साल और 1 साल में क्या कुछ हासिल किया, जिस मकसद को लेकर के नोटबंदी की गई थी, क्या वाकई हम उसको पूरा कर पाए। 4 खास रूप से फेक करेंसी को रोकना, करप्शन फ्री सिस्टम देना और आतंकवाद की फंडिंग को रोकना और काले धन को बाहर निकालना। ये 4 मुद्दे लेकर के नरेंद्र मोदी साहब ने देश में नोटबंदी लागू की। क्या हम इसे पूरा कर पा रहे हैं और आम जन पे इसका क्या फर्क पड़ा है। एक सियासी बयानबाजी और सियासी रंग से अलग हटके कुछ लोग हमारे साथ हैं जो बताएंगे कि वास्तव में क्या अगर 1 साल के लिए कड़वे घूंट पिए भी हों अगर आम जन ने, तो क्या भविष्य की कुछ ऐसा रिफ्लेक्शन उसमें दिखाई देता है कि जिससे हम कह सकते हैं कि रिएक्ट करेगा और कमिंग डेज में हमें बहुत बड़ा रिलीफ मिल सकता है इसका। चलिए हमारे आज के मुद्दे का मजमून आप देखिए और उसके बाद कुछ आमजन उनके अलग अलग क्षेत्रों से हमने कुछ व्यूज मंगवाए हैं वो भी आपको सुनाएंगे और हमारे पैनलिस्ट से हम मुखातिब होंगे। पहले एक बार जरा सुनिए आज का मुद्दा क्या है। सरकार नोटबंदी की वर्षगांठ पर काला धन विरोधी दिवस मना रही है। केंद्र सरकार नोटबंदी को ऐतिहासिक फैसला बताते हुए इसके फायदे और उद्देश्य जनता तक पहुंचा रही है। इसके लिए केंद्रीय मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है कि वे देश के विभिन्न क्षेत्रों में जाएं और मीडिया के माध्यम से देश के लोगों तक नोटबंदी के उद्देश्यों को एक बार फिर से पहुंचाएं। केंद्र में मंत्री लोगों के बीच जा तो रहे हैं, लेकिन केवल नोटबंदी की उपलब्धियां गिनाने के लिए। वे इस बात का संतुष्टिपूर्वक जवाब दे पा रहे हैं कि इससे वास्तविकता में कितना फायदा हुआ है या फिर रोजगार के क्षेत्र में इससे क्या असर पड़ा है। एक पॉइंटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस कि सही आपका सवाल में गलत नहीं समझ है, उसके बारे में जवाब चाहे तो मैं दे सकता हूँ। अभी आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है एक लिमिटेड पॉइंट है, आप मुझे भी पूछ सकते हैं। बेरोजगार बड़े आपके पास नंबर है उतनी बेरोजगार हो सकता है। राजस्थान में नोटबंदी के कारण कितने बेरोजगार उसका कोई नंबर है। कांग्रेस का कांग्रेस की मैं वही कह रहा हूँ, कांग्रेस का आपको वही कह रहा हूँ। यदि आपका एक जनरलाइज स्टेटमेंट करना बेरोजगार लोग परेशान राजनीति की बात है, बड़े रोजगार के अवसर बड़े हैं, लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि उसकी इंफॉर्मेशन बार बार हम लोगों ने सरकार के द्वारा दी भी गई, लेकिन उसका एग्जैक्ट नंबर मैं अभी मेरे पास में। नोटबंदी को विपक्ष शुरू से ही गलत फैसला बताता आया है। कांग्रेस ने नोटबंदी के 1 साल पूरे होने को काला दिवस के रूप में मनाया है। विपक्ष और कई अर्थशास्त्रियों का शुरू से ही ये मानना रहा है कि नोटबंदी के फैसले को आनन फानन में लागू किया गया था। 4 और 500 रुपए के नोट बंद कर कि हाई डिनोमिनेशन करेंसी से काला धन फैलता है और उसके बाद 2000 के नोट सिस्टम में लेकर आए। 99% जो पैसा था जो नोट बंद किए थे वो सब बैंकों में जमा हो गए। सरकार ने कहा था कि 4 लाख करोड़ काला धन उजागर होगा। अगर 99% पैसा वापस आ गया तो काला धन गया कहाँ। 140 लोग लाइनों में खड़े रहे अपनी गाड़ी कमाई वापस लेने के लिए बैंकों से, उनकी मौत हुई। उनकी मौत के लिए कौन जिम्मेदार है। 15 लाख लोग अपने रोजगार खो चुके हैं पिछले 1 साल में। मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में 50% का गिरावट आई है रेवेन्यू में। अर्थव्यवस्था पहली चरमरा रही थी, आर्थिक मंदी थी, उसके ऊपर नोटबंदी थोप दी गई और गरीब किसान मजदूर जमीन पर रहने वाला व्यक्ति मध्यम वर्ग के लोग आज पिस रहे हैं। नोटबंदी के माध्यम से एक तरह से आर्थिक आतंक इस देश में फैलाया गया। इसमें कोई शक नहीं कि नोटबंदी से वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया में तेजी आई है, लेकिन सवाल ये है कि जो दावे सरकार कर रही है क्या वे सच्चाई के करीब हैं? क्या वाकई में नोटबंदी के दीर्घकालीन परिणाम भारत को एक मजबूत अर्थव्यवस्था बनाने में कारगर साबित होंगे? निश्चित रूप से भारत की इस नोटबंदी पर अभी काफी मंथन होगा। इसके नतीजों की गुत्थी पूरी तरह से सुलझाने में अभी कई साल लग सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। तो आपने देखा कि मुद्दा क्या है। हम एक बार कुछ लोगों से जो प्रदेश से अलग अलग हिस्सों से हमने बात की है उनको जरूर आपसे रूबरू कराएंगे कि वो क्या सोचते हैं नोटबंदी को लेके। फिर हमारे पैनल पे हम पहुंचेंगे।
नोटबंदी का जिस तरह से लोगों को नोटबंदी से आशा थी कि काला धन देश में वापस आएगा सभी के खाते में, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 15-15 लाख रुपए आएंगे। जिस दिन नोटबंदी हुई भारत के लोगों को ये लगा कि हमारे खाते में 15 लाख आएंगे, काले धन वाले बेनकाब हो जाएंगे, लेकिन हुआ इसके उलट। देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, देश में आर्थिक संकट गहरा गया, युवाओं को रोजगार नहीं मिला। जो प्राइवेट सेक्टर में युवा काम कर रहे थे वो प्राइवेट सेक्टर सारे बंद हो गए। नोटबंदी से कुछ दिनों के लिए तकलीफ जरूर हुई थी, लेकिन ऐसी कोई तकलीफ नहीं हुई कि जिससे कोई ज्यादा परेशानी मानी जाए क्या। और मेरे हिसाब से क्या है कि अगर आदमी जितना नोट कैशलेस अगर बिजनेस करे उतना उसको फायदा है, क्योंकि इससे क्या है कि सरकार की भी रेवेन्यू बढ़ेगी। सरकार की रेवेन्यू बढ़ेगी तो देश का विकास होगा, और देश का विकास होगा तो सब जगह खुशहाली होगी। जिस उद्देश्य को लेकर नोटबंदी की गई थी वो उद्देश्य तो बिना नोटबंदी के भी पूर्ण हो सकते थे, चाहे वो कालाबाजारी हो, चाहे काले धन की बात की जाए, चाहे वो आतंकवाद को रोकने के बारे में जैसे कहते हैं कि सरकार ने कहा था आतंकवाद को रोका जाएगा इससे, तो ना तो आतंकवाद रोका। और जहां तक कालाबाजारी का सवाल है या काले धन का सवाल है तो वो तो पहले भी था और लोगों के पास अभी भी होगा, और उसको तो छापे मार के या उस तरीके से किसी तरीके से निकाला जा सकता था, लेकिन उसको पूरे देश को झोंक दिया गया उसमें। आपने सुना कि कुछ लोग कह रहे हैं कि नोटबंदी का असर कुछ समय बाद दिखाई दे सकता है। कुछ लोग इस बात से सहमत नहीं है कि नरेंद्र मोदी साहब ने जिन मायने में नोटबंदी की थी वो पूरी तरह से सफल हो पा रही है। चलिए, हमारे साथ रामनाथ मीना साहब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पंकज जोशी साहब भाजपा नेता हमारे साथ हैं, अजय अग्रवाल जी व्यापारी और शिप्रा भूटानी जी हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। मीना साहब, कांग्रेस इसका विरोध कर रही है और 1 साल पूरा हो चुका है। आपको लगता है कि जनता के लिए अभी कोई मुद्दा नहीं रहा, लेकिन कांग्रेस ने इसे एक मुद्दा बनाया और इसे जीवित रखा है कि 1 साल जो रहा है वो पूरी तरह से तकलीफ दे रहा है। आप लोगों ने ब्लैक डे भी इसे मनाया। देखिए, आप एक तो इसको पार्टी में ले जा रहे हैं, मैं इसके खिलाफ। ये है भारत के साथ क्या हुआ, सही हुआ, गलत हुआ। प्रधानमंत्री जिसको बहुत बड़े विश्वास के साथ लोगों ने जिताया था, उन्होंने जो किया वो सही किया या गलत किया, कांग्रेस ही नहीं, कौन सी पार्टी जो इसके पक्ष में। बीजेपी वाले, आज सुरेश प्रभु जो भी मंत्री आए थे, इनके पास कोई जवाब नहीं है। एक, क्या उसके बाद भारत का कर्जा लेने कम लिया? वो नहीं हुआ। चाइना का जो हमारे यहाँ आयात होता था 1.9 लाख करोड़ का जो है वो बढ़कर के 2.46 हो गया। क्या ये गलत कर रहा हूं मैं? हथियारों का जो हम सौदे कर रहे हैं उसके बाद में हमने हमारे डिफेंस इंस्टीट्यूट को में इंजीनियरों को निकालना पड़ रहा है। और आप टैक्स की बात करते हैं, वो से अभी भाई कह रहे थे साहब इससे रेवेन्यू बढ़ेगी। हम सुबह उठते हैं, पानी के छींटे देते हैं, उस पर टैक्स दे रहे हैं। बिजली का बटन ऑन करते हैं, उस पर टैक्स दे रहे हैं। कपड़े करते हैं, उस पर टैक्स दे रहे हैं। साबुन, उस पर टैक्स। रोड पे टैक्स। कौन सी जगह आप मुझे एक बता दीजिए जो इसकी नोटबंदी के बाद में जनता के ऊपर उसका भार नहीं पड़ा। एक नंबर 2 मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि नोटबंदी के बाद में क्या हमारे चैनल्स की छोड़ दीजिए आप, बीबीसी ने 160 आदमियों को लाइन में और 33,800 आदमियों की उन्होंने विभिन्न कारणों से ये कहा है। नोटबंदी के बाद में आत्महत्या हुई है किसान की, छोटे व्यापारी की, क्यों हुई? मैंने खुद ने मुझे उदाहरण नहीं देना चाहिए, मैं मुश्किल माफी चाहता हूं आपसे भी और जो हमारे को सुन रहे हैं उनसे भी। हमने 10,000 रुपए क्विंटल का लहसुन लेकर के खेत में डाला, उसको 1250 में डाला, बेचा हमने। आज उससे नोटबंदी का क्या असर? ये नोटबंदी का ही, उसके बाद में अर्थव्यवस्था बिगड़ी है, किसान बर्बाद हुआ है। इससे पहले प्याज भी सस्ता हुआ, आलू भी सस्ता हुआ, तब तो नोटबंदी ऐसा नहीं हुआ जो 10 दिन के बाद में 2 से 40 आ जाए, 40 से 2 आ जाए, एक दफा हुआ होगा। ये नोटबंदी के बाद में यही हुआ है। आप देख लीजिए, मैं बैंकों के उसके बाद में बैंकों की जो स्थिति है, आज दुर्गा लाल हनुत्या का है, मैं वैसे सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं आपको। उसने 30,000 रुपये मोटरसाइकिल के लिया, उससे 70,000 रुपये ब्याज मांग रहे। ऐसा कभी नहीं हुआ मूल से ज्यादा ब्याज वाला आपके कोर्ट के डिसीजन पे जिस तरह से हो रहा है। आप बैंक में हम लेन देन करें, 0 बैलेंस में हमने खाते खुलवाए थे, बैंकों की स्थिति खराब है। और यही नहीं है, मैं आपसे कहना चाहता हूं किसी भी कंट्री में नोटों को प्रचलन के बाद में प्रतिबंधित नहीं किया, दूसरे नोट चल गए तो आज उसको कह दीजिए कि जिनके पास है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, हमें उसको
जमा करा सकते हैं। मैं कहता हूं ये 1% से ज्यादा है। नोटबंदी के बाद में जो 50 घराने हमारे उद्योग घराने जिनको कहते हैं हम टॉप जो इंडस्ट्रिस्ट हैं या जो घराने पैसे वाले, उनका पैसा किस लाइन में गया? क्या उस नोटबंदी के बाद उन्होंने बैंक में जमा कराया? हजारों करोड़ रुपया होता है। आज किसी के पास भी चले जाइए आप, नगद पैसा मिलेगा। जब नगद पैसा था वो कहां गया? गरीब 500 रुपए में लाइन में लग रहा है और आज उसकी ये स्थिति है। ये कहते थे कि साहब हमारा जो फेक मनी है, आज फेक मनी का तो उदाहरण है, चालू हो गए और ये ज्यादा इजी है, उससे पहले से ज्यादा इजी है आपका फेक मनी वाला। तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि नोटबंदी से क्या हुआ। फिर नोटबंदी में उसके बाद जीएसटी लगा दिया तो अलग इससे कलेक्टेड नहीं है। ये अमेरिका के आधार पर सब कुछ कर रहे तो अमेरिका में 7.5% है जीएसटी, हमारा मैक्सिमम दर है 28। तो किसी भी श्रेणी पे कहीं भी उद्योग बंद है। कोटा में हमारे उद्योग बंद हो रहे हैं। कहां कौन सी नई इंडस्ट्री हमारी डाली गई है? उद्योग बंद हो रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है। मैं जिस मोहल्ले में रहता हूं उसमें पहले 16 नंबर की पुलिया पे प्रताप नगर में 50-60 आदमी मजदूर मिलते थे। आज 300 आदमी सुबह सुबह आप आ जाइए, मैं आपको बता देता हूं। काम बंद हो गए, कंस्ट्रक्शन काम बंद हो गए। जो स्थिति हमारी बन रही है वो बहुत भयावह स्थिति है। और जीएसटी वाली बात तो मैं क्या कहूं, तो दुनिया जानती है, आप भी जानते हो। तो कहीं भी किसी भी स्टेज पे नोटबंदी सही साबित नहीं हुई है। और मनसा ठीक थी, वो थी। यदि मनसा ठीक होती तो चोरियां रोकते। आज सी हाई पे जिस तरह से क्रूड ऑयल की चोरियां हो रही है बड़े बड़े लोगों के द्वारा, उसी को रोक लेते जिसमें काम चल जाता। और नहीं हो रही हो तो देख लीजिए आप, सीबीआई तो आपके पास में लौट सीबीआई तो उनकी जेबी संस्था है। पंकज जोशी उसकी बात नहीं है। पंकज जोशी साहब से जवाब दिलवा दूं। मैं एक बात आपसे अर्ज करना चाहता हूं, बात समाप्त करूंगा। पंकज जोशी जी की अध्यक्षता में ये इंडस्ट्रीज के जो क्या कारनामे हो रहे हैं इनके, हमारे देश के जो शासन चल रहा है उनके साथ, उसकी जांच की कमेटी बिठा दीजिए। आप ये कटघरे में खड़े नहीं हो हमारे देश के प्रधानमंत्री, तो आप कहीं जो कर जाए। पंकज जी को आपने चुना, कोई भी हो, ईमानदारी पे तो चलना पड़ेगा ना आदमी को कहीं किसी स्टेज पर तो। और पंकज जी मन से क्या है, आप यहाँ तो पार्टी के लेवल पे जाना पड़ेगा क्योंकि स्थितियां बड़ी विकट है। हम जानते हैं पार्टी जब हम भी है, लेकिन कमरे के बाहर आप अलग से बात कर लीजिए। आप खुद कहोगे पंकज जी इसको गलत मानते हैं नोटबंदी। चलिए पंकज जी, आप ही के पर सवाल खड़े किए हैं कि पंकज जी खुद ही बता सकते हैं। मैं इतना जानना चाहूंगा कि सुरेश प्रभु आए वाकई, और जेटली साहब से भी जिस तरह से क्वेश्चंस किए जा रहे थे वो जवाब ठीक से दे नहीं पा रहे थे। अब जैसे कि उन्होंने बताया कि 7,23,000 फेक करेंसी के नोट पकड़े गए। अब जब पूछा गया कि भाई अमाउंट कितना था इनका, कि फेक करेंसी का कोई अमाउंट नहीं होता है, फिर आप काउंट कैसे कर सकते हैं उसे फेक करेंसी का अगर अमाउंट नहीं है तो? नहीं, देखिए योगेंद्र जी, 2-3 चीजें हैं। फेक करेंसी जो बेसिकली चलन के अंदर आ गई थी, जो लोगों ने जो समझते नहीं थे उन फेक करेंसीज को, तो वो तो बैंक के अंदर आ गई। तो उस फेक करेंसीज का जो बेसिकली जो नोटों की गिनती है जिसके अंदर जो लोगों ने पकड़े हैं और जिसके डाटाज हैं, अब उनमें से 500 और 1000 के नोट से अब वो जो अमाउंट है लगभग 16,000 करोड़ का जो अमाउंट उन्होंने बताया फेक करेंसी का, वो लगभग अमाउंट है जो बैंकों के पास आया है। लेकिन वो बेसिकली प्रॉपर अकाउंट्स में एग्जैक्टली फेक करेंसी अभी जो नोट गिनती है उसमें कुछ और बढ़ेगी या कम होगी या कुछ चीजें हैं कोई कहना, लेकिन 16,000 करोड़ रुपए फेक करेंसी पकड़ी गई है। ये बाकायदा आरबीआई ने आंकड़े जारी किए हैं कि 16,000 करोड़ की फेक करेंसी जो है वो बाहर की गई है। लेकिन अर्जुन मेघवाल जब एमएसओ थे अर्जुन मेघवाल, तब उनका आज मैं आपको बयान सुनवा सकता हूं। उनका करीब 400 करोड़ रुपए प्रचलन में है फेक करेंसी के। नहीं, हाँ, कि फेक करेंसी बहुत ज्यादा, अगर मान लो फेक करेंसी इतनी नहीं थी तो नोट छापने में 8,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिया हमने। नहीं, देखिए मैं आपको 2 चीज कह रहा हूँ। फेक करेंसी तो तरीके पंकज जी, क्योंकि फेक करेंसी बेसिकली काउंटेड पोजीशन में नहीं आएगी। योगेंद्र जी, पहली बात है, क्योंकि यदि आज बैंक से यदि आपने 10,000 आप दोनों डिसीजन तो क्या नोटों की छपाई में पहले तो हम तो 20,000 करोड़ मानते थे, आज 1,00,000 करोड़ रुपए फेक करेंसी पकड़ी आपने, 19,000 करोड़, क्या मतलब रहा है? सर मैं कुछ रहा हूँ, देखिए फेक करेंसी कभी भी 8,000 करोड़ रुपए खर्च है सर। बैंक जो फेक करेंसीज है वो कभी भी अकाउंट फॉर नहीं होते हैं, क्योंकि करेंसी जैसे ही आई वो लाइबिलिटी बेसिकली जिसने भी जमा कराई या जिसका भी पैसा है उसके जो है उसमें जमा मतलब खाते से खत्म हो गई और वो नोट नष्ट हो गए। ना तो उसका कोई अकाउंट फॉर होता है, ना ही बेसिकली उसकी रिकॉर्डिंग होती है। इसलिए जितनी भी जो चीजें हैं, लेकिन लगभग जो आंकड़े जो बैंकों के द्वारा आए थे उसकी जो है घोषणा 2-3 बार जो है की गई, वो लगभग ये था। पंकज जी, एक दूसरी चीज और मैं पूछना चाहूंगा कि देखिए पब्लिक ओरिएंटेड गवर्नमेंट होती है, पब्लिक का रिएक्शन लेना चाहिए कि वास्तव में आपने जो नियम लेके आए हैं या पब्लिक के लिए आपने अगर कोई पॉलिसी बनाई है। मैं तो सहमत हूं इस बात से कि कोई भी गवर्नमेंट हो चुनी हुई डेमोक्रेटिक सिस्टम में, उसकी जवाबदेही जनता के प्रति होती है। हम जनता पे क्यों नहीं छोड़ देते? 1 साल आप लोगों को जश्न मनाने के लिए क्यों बीजेपी को ये इतना स्पेंड करना पड़ा टाइम कि
हम बिल्कुल पब्लिक के बीच जाएंगे। आपके 12 मंत्रियों को आप लोगों ने, 11 मंत्री, एक सुशील मोदी, उनको उतारना पड़ा कि जनता के बीच जाइए, बड़ी बड़ी सिटीज में जाके कहिए कि क्यों नोटबंदी जरूरी थी। ये तो 1 साल से सुनते आने, जनता के जहन में तो बैठ जाना चाहिए कि हाँ वास्तव में नोटबंदी जरूरी थी, तो जरूरत क्या थी। कांग्रेस अपनी भूमिका अदा कर सकते, लेकिन काउंटर में आप लोगों को क्यों उतरना पड़ा? नहीं, देखिए योगी जी, 2-3 चीजें हैं कि जिस तरीके से विपक्ष जो है सबसे ज्यादा जो है उनका दुष्प्रचार कर रहा है, तो कम से कम जो है एक इतना बड़ा जो है ऑपरेशन किया गया है जिसके अंदर लगभग मैं कह रहा हूं एक इतिहास में भी आप देखें तो मेरे ख्याल में ये एक ऐतिहासिक घटना थी, न केवल भारत की बल्कि पूरे विश्व की, इतने बड़े जनसंख्या वाले देश के अंदर नोटबंदी की जा सकती है और नोटों को परिवर्तन किया सकता है। लगातार ये कोशिश की गई कि हम जो है, ऐसे नहीं कि नोटबंदी पहले की गई, यदि ये पहले ही स्टेप उठा लिए जाते तो शायद आज इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन लगातार आपको देखें कि 97 के अंदर जो है वीडीआईएस आया, वॉलेंटरी, जिसमें लोगों को कहा गया कि आप अपनी ब्लैक मनी जो है हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स से दे करके और आप अपने को छिपा लीजिए, हम आपके नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। और उसके बाद कहा कि लेकिन इसके बाद जो है स्ट्रिक्ट रूल्स आएंगे, कठोर रूल्स बनेंगे जिसके कारण ब्लैक मनी जनरेट नहीं हो। लेकिन आप देखिए कि 97 के वीडीआईएस आने के बाद लगातार जो है कांग्रेस सरकार ने 2 बार जो है इस तरीके के प्रपोजल्स लेके आए कि हमें जो है इसके अंदर जो है दोबारा से स्टेप उठाना चाहिए, लेकिन लगातार उन स्टेप्स को जो है आप बैक हो गए और बैक होने के बाद जो है आप उन स्टेप्स को लेके नहीं आए। देश के अंदर हालत ये थी कि ब्लैक मनी का एक भंडार था और आप देखिए कि मैक्सिमम काम सरकार ने जो है, आपको देखिए कि 40,000 रुपए का जब इन्फ्लेशन कम था तो इनकम टैक्स में एक रूल था कि आप 40,000 रुपए तक की कैश पेमेंट कर सकते हैं और कर सकते हैं। इसके बाद कांग्रेस सरकार जब थी तो उसको जो है 20,000 रुपए तक लेके आई उस रूल्स को लेकर के कि 20,000 रुपए तक के पेमेंट जो है आप कैश में कर सकते हैं, इससे ऊपर नहीं कर सकते आप। जब आप इतने छोटे छोटे स्टेप्स के कारण भी आपके जो है नहीं बन रही थी तो एक बड़ा ऑपरेशन आवश्यक था। इसके कारण सबसे बड़ी जो चीज रही, मैं एक बात पूछना चाहूंगा पंकज जी, कांग्रेस ने ये कब किया 20,000 का? ये तो बीजेपी गवर्नमेंट ने किया अभी कुछ दिन पहले। 10,000 कर दिया हमने, तो 10,000 कर दिया हमने, 20,000 कर दिया, 10,000 कर दिया, 40 था पहले, 20 किया इन्होंने, हमने 10 कर दिया उसको। हमने कहा कि उसके कारण आप देखिए कि जो डिजिटल पेमेंट जो है हमारे यहाँ 2003 के आसपास शुरू हुए, वो डिजिटल पेमेंट आकर के आज जो है 2016 तक जो है, उसके बाद 16 से 17 में 1 साल के अंदर आप देखिए जितने 16 साल में बढ़े उससे डिजिटल पेमेंट्स और ये चीजें जो है वो जो है 1 साल में 1.5 गुना हो। जी, कम से कम ये एक जो है इस देश की जो है सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जानी चाहिए। लेकिन एक बात मैं पूछना चाहूंगा, आप लोगों ने पार्टी लेवल पे, आपके तो बूथ स्तर पे वर्कर्स हैं, आप लोगों ने कभी कोशिश की है कि आमजन का व्यू क्या है इसमें? आमजन कहीं परेशान तो नहीं हो रहा है? क्योंकि मीडिया कुछ भी कह सकता है, लेकिन आम जनता से पूछना चाहिए। हमने जो स्क्रीन पे हमने 13 जिलों से लोगों से बातें की हैं, मैक्सिमम लोगों का ये कहना है कि रोजगार का संकट खड़ा हुआ है और बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। नोटबंदी हो सकती थी कि फेक करेंसी, ब्लैक मनी, इनको आउट करने के लिए सिस्टम में हो सकता था नहीं, लेकिन हमारे पास में, गवर्नमेंट के पास में वो इंफ्रास्ट्रक्चर पहले नहीं था या तैयारियां नहीं थी। एटीएम खाली पड़े हुए हैं, तैयारी आप पहले से रखी। फिर जीएसटी का जो छोंक आप लोगों ने मारा, उसने कमर तोड़ी आम आदमी की। देखिए जीएसटी का मैं आपको नोटबंदी की सबसे पहली चीज है, नोटबंदी पे आपने कहा कि बेसिकली पब्लिक से आपने पूछा है नहीं पूछा। देखिए पब्लिक का जो बेसिकली मूल्यांकन है वो मेरे ख्याल में सबसे अच्छा लोकतंत्र का मूल्यांकन जो है वो जो है उसका वोट है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में आप लोग कह रहे हैं लगातार, चाहे कहीं से भी रहे, लेकिन लगातार रहे उनके मूल्यांकन पे जो है उन लोगों खैर चलिए देखिए, मेरा मानना है कि लेकिन जो मूल्यांकन करते हैं, जिस तरीके से मूल्यांकन होता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं कि इन चीजों का फर्क पड़ा, आज आप कुछ देख लीजिए कि जब आपकी बीमारी बहुत हाई तक पहुंच जाए, आज यदि कोई आदमी उसका इलाज जरूरी, मैं सहमत हूं आपकी बात से, और आपने जो रिजल्ट दिया उसका जो है सर, आपने ऑपरेशन कराने के बाद पंकज जी, शिखा जी और अजय जी देंगे इस बात का जवाब। देखिए पॉलिटिकल पार्टीज का मायने यही होते हैं कि आपने कोई भी स्टेप उठाया हो वो जनता की नजर में अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, लेकिन अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो उस पर आप ठप्पा लगा देते हैं कि देखिए पब्लिक ने हमें अप्रिशिएट किया और इसी वजह से हम चुनाव जीत के आए हैं, जिसका उदाहरण उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का पंकज जोशी साहब दे रहे हैं। अजय जी क्या माना जाए इसे, अगर नोटबंदी की भी बात करें हम? देखिए मैं पहले थोड़ी सी चीज बात कर रहा हूँ, उससे पहले मैं जो पंकज जी ने जैसे बात बताया ना कि एक बड़ा स्टेप उठाया, ये बीमारी बहुत टाइम से चल रही थी। मैं उस बात के लिए कहूंगा कि बीमारी का इलाज अगर धीरे धीरे होता है तो बीमारी का इलाज प्रॉपर होता है, ना कि किसी से अगर किसी अंग में हमारे वो बीमारी फैल गई तो उस अंग को काट देना किसी चीज का इलाज होता है। क्योंकि जिस चीज के लिए नोटबंदी, हम ये कह सकते थे जिस समय ये नोटबंदी का कदम उठाया गया तो हमें भी लगा कि एक अच्छा कदम है, देश को आगे बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं ऐसी चीज होगी। बट उसके अंदर जो दोनों तीनों चीजें जो उन्होंने बताई गई थी कि इससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी, काला धन जो होगा वो खत्म हो जाएगा, आतंकवाद के ऊपर इस पर नकेल लगेगी, फेक करेंसी खत्म हो जाएगी। पर अगर देखा जाए तो कहीं पे भी इन तीनों चारों पॉइंट के अंदर हम लोग उस तरह सफल नहीं हो पाए। ना तो हमारी ब्लैक मनी जो कम होने के लिए बात कर सकते थे वो कम हुई,
जहां जो अमाउंट अपन कह सकते थे, सरकार उस समय कहती थी 15.5 लाख करोड़, 15,44 करोड़, जितना रुपया बाजार में था 99% पैसा बैंक्स में आ गया। तो काला धन तो वहां था ही नहीं, पहली बात। रही बात, अपन ये कह सकते हैं कि आतंकवाद पे लगाम की बात है, तो आतंकवाद जो जैसे था, आतंकवाद के ऊपर काउंट करने के लिए नोटबंदी कोई बहुत बड़ा उपाय नहीं था। उसके लिए सरकार के पास जो उपाय करती है और आगे भी कर रही है, वो उपाय ज्यादा है, उनको और कड़े करके अपन आतंकवाद पे लगाम लगाई जा सकती है। फेक करेंसी की बात जैसे भी आपने भी बताई, बहुत छोटी फेक करेंसी थी, उसके लिए नोटबंदी जैसा इतना बड़ा कदम उठाना कहीं से भी वो तर्कसंगत नहीं लगता था। इससे नोटबंदी होने से, अचानक नोटबंदी होने से, और जो बिना पूरी तैयारी के साथ करी गई थी, पूरे व्यापार जगत को एकदम से चौपट हो गया। कह सकते हैं पूरा देश एकदम से ठहर गया। और वो जो नहीं पूरा ढंग से इसकी तैयारी करी गई थी, या कह सकते हैं कि पहले से प्रिपरेशन नहीं थी, उसके कारण से जो आम जनजीवन पे असर पड़ा, वो आज तक भी उसके अंदर पूर्ति नहीं हो पा रही है। जीएसटी तो एक बाद में दूसरा कदम आया गया है, वो आ गया, बट उससे पहले जो नोटबंदी के जो भी कदम करे गए थे, वो कदम कोई से भी ऐसे सफिशिएंट नहीं थे कि उनसे कोई भी चीज जो जिस चीज के लिए वो लागू करी गई थी, उनमें से एक भी पूर्ति करी गई थी। तो जहां तक मैं मान सकता हूँ कि नोटबंदी का जो भी अपना एक बेसिक जो भी इसका काम था, उसके अंदर तो सरकार सफल नहीं हुई। अब आगे रही बात, जैसे नोटबंदी के असर का धीरे धीरे खत्म पब्लिक के अंदर आने लगी, वो चीजें पब्लिक डिजिटलाइजेशन, तो आम अपन जिसे कह सकते हैं सरकार के पास देयर आर लॉट्स ऑफ मैनी टूल्स जिनके थ्रू अपन डिजिटलाइजेशन कह सकते हैं। सरकार हम लोगों को कह रही थी, हम लोग भी सब व्यापारीगण थे, जितना भी व्यापार था वो सारी चीजें अपने डे बाय डे सारी चीजों को ऑर्गेनाइज सेक्टर में जा रहा था। समय लगता है किसी भी चीज के लिए। आज हिंदुस्तान में 40 से 45% अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर ट्रेड चलता है। अपन उसको चाहें कि रातों रात अगर अपन उसको एक दिन में चेंज कर दें इतनी बड़ी पॉपुलेशन के, दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि बहुत रिमोट एरिया के अंदर है, जहां पे आज की स्थिति के अंदर भी अपन डिजिटलाइजेशन कहें, अगर हम अखबार में पढ़ते हैं, आपके खबरों में देखते हैं, पॉस मशीन बोले लगा दी, बोले उसके लिए पेड़ पे चढ़ना पड़ रहा कि बोले अंगूठा लगाने के लिए, अगर वरना उसको राशन नहीं मिल रहा। तो ऐसे देयर आर बहुत सारी परेशानियां हैं जिनके लिए जब तक अपन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर उन पर ध्यान नहीं देंगे, जब तक अपन उनको उतना 100% अपन डिजिटलाइजेशन या कैशलेस इकोनॉमी पे करें, वो नहीं कर सकते। हाँ, टाइम टू टाइम अपन चाहें तो इसको कैशलेस इकोनॉमी में अपन धीरे धीरे इसको कर सकते हैं, लेस कैश कर सकते हैं, कैशलेस नहीं करके इसको लेस कैश कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट भी आज की तारीख में चाह रही है। तो नोटबंदी के लिए जो एक उपाय था, वो बहुत अच्छा उपाय, हम व्यापार जगत के लिए कहें या किसी चीज के लिए कहें, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कहें, वो नहीं है। क्योंकि कोई भी काला धन कैश के रूप में अगर होता, तो जैसे भी सरकार ने कहा था, जैसे कि उस समय आम जनता के अंदर आता था कि सब 3-4 लाख करोड़ रुपया नहीं आएगा और वो सरकार के लिए फायदेमंद रहेगा और वो काला धन के रूप में खत्म हो जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शिप्रा जी, आपका क्या मानना है कि आप देखिए एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में एक बड़ा रोल अदा कर रहे हैं, किस तरह की स्थिति है? क्योंकि सुरेश प्रभु साहब से जो बात हुई है, या पार्लियामेंट में आए दिन बात कही जाती है, कितने लोगों को हमने रोजगार दिया, लेकिन उनके पास में वो आंकड़े नहीं थे। जब इससे सवाल भी पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कल आप ये पूछेंगे कि नागालैंड में कितनी बारिश हुई, तो ये जवाब नहीं है। मुझे लगता है कि सरकार के पास वो आंकड़े बताया जा सकता है, तो ये भी नहीं बता पाए क्या? जी देखिए, ये बात तो बिल्कुल तय है, 62% अनएम्प्लॉयमेंट हो गया है नोटबंदी के बाद। ये तो सारे अखबारों ने भी कहा है और ये बात बिल्कुल सही है। इसको समझने वाली बात ये है कि 62% अनएम्प्लॉयमेंट भारत जैसे देश में होना बहुत बड़ी बात है और बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, क्योंकि इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो दुनिया की सबसे ज्यादा युवा पॉपुलेशन है। और अगर किसी देश का युवा अगर 62% अनएम्प्लॉयड है, तो सोचिए अब कितना अनरेस्ट होगा, कितना क्राइम बढ़ेगा और कितनी और तरह की सोशल प्रॉब्लम्स होंगी। अब सबसे बड़ी बात जो इसमें आई है, ज्यादातर जो लोग होते हैं वो 10 से 12 हजार की महीने की तनख्वाह पाने वाले थे, जो कि कैश लेते थे और उनको कोई चेक से या किसी ऑनलाइन ट्रांसफर से उनको पेमेंट्स नहीं होते थे। जैसे नोटबंदी हुई, सबसे पहले जो बड़े जितने भी व्यापारी थे या मैन्युफैक्चरिंग वाले थे, उन्होंने उन लोगों को हटाया जिनको कि वो कैश पेमेंट्स देते थे। अब सरकार ये कहती है कि अगर तुमको तनख्वाह चाहिए तो तुम चेक से लो, और चेक के लिए उनको अकाउंट खोलना पड़ेगा। अकाउंट खोलने के लिए उनके पास आधार कार्ड होना चाहिए। अब आधार कार्ड नहीं है इसलिए अकाउंट नहीं खुल सकता। आपको जानकारी के बहुत आश्चर्य होगा कि आज भी मैं दावे से कह सकती हूँ 30 से 40% लोग जो तनख्वाह पा रहे हैं चेक से, वो अपने भाई माँ बाप किसी के नाम से चेक उनको उठाना पड़ रहा है, क्योंकि उनका अकाउंट ही नहीं है और आधार कार्ड भी उस तरह से नहीं बन रहे हैं। ज्यादातर अगर आप देखिए जो मैन्युफैक्चरिंग एरियाज हैं या जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, उन जगहों पे आसपास के गांव के लोग आकर के रहते हैं। उनके पास उनके जो मूल निवास पत्र होता है वो उनके गांव का या
उस क्षेत्र का होता है, वहां उनको किसी भी तरह का अकाउंट खुलवाने में प्रॉब्लम आती है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस हो गई। तो देखा जाए तो एक भूकंप सा आया था जिसमें जो छोटी और गरीब मछली थी वो तो जल करके राख हो गई, और जो बड़ी थी, जो सक्षम थी, उनको कहीं कोई फर्क भी नहीं पड़ा। तो चाहे वो फिर आप युवा कह लीजिए या छोटे रोजगार वाले कह लीजिए। अब आप जीएसटी अगर मैं बात करूं तो आज की तारीख में जीएसटी जैसी चीज को लेकर के भी प्रॉब्लम हुई है, और नोटबंदी के बाद तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स लोगों में आई हैं। तो एक मंशा अच्छी थी, पर मुझे ऐसा लगता है कि भारत में एक प्रॉब्लम हो चुकी है कि कोई भी चीज लागू कर दी जाती है बिना किसको टेस्ट किए, बिना किसको पायलट किए या बिना उसकी प्रॉपर तैयारी के। तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हो सकता है उनकी स्कीम बहुत अच्छी हो, पर उनको सोचना चाहिए था कि इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे, लोगों पे क्या क्या परेशानियां पड़ेंगी। और मैं सच बता रही हूँ कि अभी इसको जल्दी ही अगर 5-6 महीने में इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं आए तो धीरे धीरे करके एक एंगर सा सोसाइटी में डेवलप होने लगा है, क्योंकि लोगों के पास वाकई में रोजगार नहीं है, और जो छोटे वो है ट्रेडर्स हैं उनको भी एम्प्लॉयमेंट के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। कि दो बातें इसमें निकल करके आती है। पंकज जी, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि एक ऐसा वक्त 8 नवंबर का जो समय था, हमारे यहाँ पे पर्यटन जीडीपी में बड़ा योगदान देता है, और कई स्टेट्स तो यहाँ उनकी इकोनॉमी पर्यटन पे टिकी हुई है। पर्यटन उद्योग पूरा टूटा, क्योंकि उसके बाद में क्रिसमस और 31st न्यू ईयर सेलिब्रेशन हमारे काफी होता है। कुछ लोग तो अक्टूबर से और फरवरी तक की ही उनकी रोजी रोटी की व्यवस्था होती है, जो पूरे साल भर के लिए वो कमा करके रखते हैं। लेकिन वो ऐसा वक्त रहा कि पर्यटन की पूरी तरह से, एक तरह से तबाही कह सकता हूं मैं। काफी बार रिकॉर्ड भी इसमें सामने आए कि ये इतने टूरिस्ट पे फर्क पड़ा है। दूसरा, हम जिन चीज को लेकर के नरेंद्र मोदी साहब का जो आप जिक्र कर रहे हैं कि उसका रिफ्लेक्शन तो उत्तर प्रदेश चुनाव में दिखा, मैं सहमत हूं आपकी बात से, लेकिन वहां कुछ इस तरह के कहे कि ये लोग देख करके खुश नहीं है कि गरीब के घर में अच्छे से चूल्हा जले। कौन, ये तो पॉलिटिकल, अब वो तो नहीं था कि कांग्रेस में इतने धनाढ्य लोग हों सारे ही कि जिनकी वजह से हाँ बिल्कुल को फर्क पड़ रहा हो। और जैसे शिप्रा जी कह रहे हैं कि टॉप 20, 25 या 30 जो घराने हैं उनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा। बैंकर्स ने खुद ने उन्होंने पैसा पहुंचाया है, लेकिन आम जन जो है, एमएसएमई सेक्टर है जिसकी 40% आपको चार्टेड अकाउंटेंट है, जीडीपी में योगदान है, उन लोगों की स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं किस दौर से गुजर रहे हैं आज भी। देखिए पंकज जी, मैं 2 चीजें बड़ा कहना चाहूंगा। एक तो भी पंकज जी आपका जवाब दूंगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा, ब्रेक के बाद वापस लौट रहा हूं आपके पास। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। आठ नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। से सब लिंक्ड है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबरों, हम बात कर रहे हैं नोटबंदी के 1 साल पर। पंकज जी, मेरा एक सवाल छोटा सा यहाँ पे ये है कि किसी भी मुल्क की प्रोग्रेस नापने के अंतर्राष्ट्रीय पैरामीटर में कुछ चीजें ऐसी हैं कि आपको निवेशक आप पर कितना भरोसा करता है, एक्सपोर्ट आपका कितना कम हो रहा है। आपको जानकर के सरप्राइज होगा कि हमारे यहाँ पे एक्सपोर्ट 23% इजाफा हुआ है नोटबंदी के बाद में एक्सपोर्ट में, और निवेशकों का एक तरह से भरोसा टूटा है। आप आंकड़े देख सकते हैं इसमें, तो आप साइट पे बिल्कुल आराम से मिल जाएंगे डेट के हिसाब से। और रोचक बात ये देखिए कि पिछले 2 महीने बाद में उसे अपडेट नहीं किया गया है, जब मालूम था कि चीजें अपडेट होनी चाहिए, नहीं हुई है। लेकिन आप देख सकते हैं साइट पे अपडेट ही नहीं है ये। तो 2 चीजों में अगर ये चलिए आतंकवाद कम नहीं हुआ, ये कहा जा सकता है कि तो वर्षों की देन थी तब चला आ रहा है।
करप्शन फ्री नहीं हुआ कि सिस्टम में बिल्कुल है तो ब्लड की तरह फैल गया है, कैंसर की तरह फैल गया, उसको धीरे धीरे ठीक करना वो भी हम मान लेंगे। फेक करेंसी के लिए आप कहेंगे कि चलिए हमने आउट कर दिया, ब्लैक मनी सिस्टम में थी आप कहेंगे कि उसको हमने बिल्कुल कोलैप्स कर दिया है। लेकिन इसका क्या होगा कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है और निवेश कम हुआ है। नहीं देखिए, मैं आपको फिर दो चीज कह दूं कि देखिए एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है और निवेश भी कम नहीं हुआ है, और इंपोर्ट की जो है सर ये तो आंकड़े 23% इजाफा हुआ है एक्सपोर्ट में, एक्सपोर्ट में मैं ये कहूँ नहीं, एक्सपोर्ट में माफ करिएगा, सॉरी इंपोर्ट बढ़ा है, इंपोर्ट बढ़ा है 23%, इंपोर्ट बढ़ा, मैं ये कह रहा हूँ 45,000 करोड़ का इंपोर्ट हुआ है हमारे। ये तो केवल चाइना से, चाइना से, हाँ ये तो केवल नहीं, ये केवल चाइना का देखिए, केवल चाइना है। कहा था कि 62% अनएम्प्लॉयमेंट, देखिए 62% अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, क्योंकि देश की सबसे बड़ी जनसंख्या कृषि पर आधारित है। और आप यदि पिछले 3 साल के कृषि डाटा उठा करके देखेंगे तो जितना दलहन उत्पादन मेरे ख्याल के अंदर पिछली बार आपने देखा होगा, तो जो ऑर्डर्स आपने जो है दलहन के दे रखे थे, उन एक्सपोर्ट ऑर्डर्स को लगातार आपने कैंसिलेशन किए हैं। क्योंकि आपने अभी, मैं 15 दिन पहले की बात बता रहा हूं कि लोगों ने ये कहा था कि यदि ये इंपोर्ट हो गया, जो बेसिकली अरहर की दाल थी, तो अरहर की दाल किसान को 30 रुपए किलो बेचनी पड़ेगी। लेकिन आज भी आप लगातार देखें कि वो जो एक्सपोर्ट ऑर्डर, जो इंपोर्ट ऑर्डर्स थे, वो सारे कैंसिल हुए। कैंसिल होने के बाद भी आज जो दलहन के प्राइसेस हैं और जो किसान द्वारा उत्पादित चीजें, वो जो है एक सीमा के अंदर है और लगातार वो सीमा के अंदर बनी हुई है। पहली चीज, इसलिए लोग जो, इसका मतलब ये है कि वहां पर कोई कमी नहीं है, जितनी जो बिजाई होनी थी उससे ज्यादा बिजाई हो रही है, जितनी चीजें होनी चाहिए। मेरे सामने बात मत करिए, आप तो बिजनेसमैन हो, मैं तो किसान हूँ। मेरे ख्याल में अब तक का आपके तथ्य सत्य है। आपको देखेंगे तो जिन चीजों की एक्सपेक्टेशन हम लगातार 2018 या 19 की कर रहे थे, उससे ज्यादा निवेश जो है 2000 कैसे सर, केवल आंकड़ों के अंदर एमओयू साइन करने सर? नहीं एमओयू नहीं, बताइए सर। आप खुद देखें ना, जितना निवेश, यदि आप देखें, यदि एफआईज का इन्वेस्टमेंट यदि सीधा इन्वेस्टमेंट देखें तो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है आज की डेट के अंदर। यदि आप खुद देखें, एक मिनट आ रहा हूं, जिस चीज को 2013 के अंदर आप यदि पॉलिसी देखें आरबीआई की, तो इन्होंने कहा था कि डॉलर शुड बी गॉन टू 72 रुपीज, है ना। आज डॉलर की प्राइस क्या है? 64। वाई? क्योंकि हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो आज तक के सर्वाधिक है और अभी तक भी है। आज भी हम उसमें चीज नहीं है, लगातार हम जो है आज पेमेंट्स में लगातार कहीं भी डिफॉल्ट नहीं है। आज भी हमारी जो एसएलपीज की, तो ये यकीन किया जाए पंकज जी, ये यकीन किया जाए कि बीजेपी सरकार जो कह रही है वो बिल्कुल ठीक है और जनता जो कह रही है वो बिल्कुल, जनता क्या कह रही सर? जनता नहीं कह रही, माहौल बना रहा है, जनता नहीं कह रही। जनता आज भी जो चीजों का है, देखिए कुछ चीजों पे इफेक्ट पड़ा है जिनका कि लगातार जो है ये था। लेकिन आईटी सेक्टर हो चाहे दूसरे सेक्टर हो, लगातार ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि हिंदुस्तान को अपनी व्यवस्था को संभालना होगा कि जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। आपने 2 करोड़ का आपने दावा करिए, चलिए कोई बात नहीं वो भी, लेकिन आप आंकड़े देखिए साहब, कितनी वैकेंसीज निकली हैं। उसके अलावा नोटबंदी की वजह से आप मानते हैं कि वास्तव में आईटी सेक्टर पे कितना असर पड़ा है, कितने लोग बेरोजगार हुए? आज भी लगातार निकाले जा रहे हैं, लगातार निकाले जा रहे हैं। आईटी सेक्टर का बेसिकली आप कह रहे हैं नोटबंदी से क्या, आईटी सेक्टर का मैक्सिमम हिस्सा बेसिकली जो है आपका एक्सपोर्ट से है। आपका सबसे बड़ा आईटी सेक्टर का सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो 5 कंपनीज के पास है, और 5 कंपनीज का यदि आप खुद देखेंगे तो इनका सारा का सारा जो बेसिकली इफेक्ट पड़ा है वो जरूर पड़ा है कि जो अमेरिका का जो वीजा वाला मामला था उससे जरूर थोड़ा बहुत फर्क पड़ा, लेकिन उसको भी जो है लगातार सरकार जो है दबाव करके उसको ठीक करेगी। पंकज जी, आपको लगता है कि कोई बेरोजगारी नहीं बढ़ी है? नहीं, देखिए मैं फिर आपको कह रहा हूँ रोजगार और बेरोजगारी की बात नहीं है, मैं कह रहा हूँ नोटबंदी के कारण क्या हुआ है उसकी बातें। नोटबंदी के कारण रियल एस्टेट सेक्टर खराब हो गया, ज्वेलरी खत्म हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा। 2 मिनट आ रहा हूँ अभी। आपने कहा रियल एस्टेट में फर्क पड़ा रियल एस्टेट पे। देखिए नोटबंदी का सबसे बड़ा फर्क यह था कि 3 लाख कंपनीज आपने बना दी, शेल कंपनी, और 3 लाख के अंदर 2,01,000 कंपनियों के जो है रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिए जाते हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन उन्होंने कराया, उसके बाद उसके ऊपर कोई अपील नहीं होती है। क्या मीनिंग है इसका? क्या वो लोग बेसिकली बड़े ईमानदार थे? आप उसको 5 रुपए दो ना, जो है बेसिकली बहुत गरीब आदमी ने खोली थी। आज दूसरी चीज है, आज आपने पेपर में पढ़ा है ना, सबसे ज्यादा जो है जिस चीज को जो है कांग्रेस कहा करती थी कि 5 लाख से ऊपर सेविंग अकाउंट में जमा होना और जो है ये एक साथ 50,000 से ऊपर जमा होना, ये सब इनकम टैक्स हो जाएगी। हमने उसको 10 लाख रुपए तक भी लोग करके चले गए, हमने उसको भी कहा। लेकिन आज के पेपर में आपने देखा कि अकाउंट कौन से जो है रडार के ऊपर है, जिनमें 25 से 50 लाख रुपए जमा हुए हैं। किस गरीब के जमा हुए उसके अंदर? कोई ऐसा गरीब है? मैं कह रहा हूं यदि उनकी जो है चीज में है, आज 1 लाख कंपनीज के ऊपर जो है रडार के ऊपर सिस्टम है कि उनके जो टर्नओवर है, जो टर्नओवर पिछली बार से नॉट केवल मनी जमा कराई है, लेकिन जो टर्नओवर पिछली बार थे उन टर्नओवर से आपने 10 टाइम से भी ऊपर टर्नओवर कर दिए। हाउ इट इज पॉसिबल? कैसा हो गया ये?
ऐसा क्या हो गया? वो तो सरकार का काम है, उसको चेक करना ना, तो इसीलिए काम है, इसीलिए तो क्या ये चीजें आए। बट ये तो आपके नोटबंदी मैं कह रहा हूँ, यदि मेरा खाली जो है आप ये कहें कि इसके अंदर 2 जो है चीटियां दिख गई हैं, इसलिए आज गेहूं नहीं पिसेगा सब हमारा। तो पंकज जी, पहले पूरा गेहूं एक चेक करेंगे और उसके बाद हम गेहूं पिसाएंगे। 4 लाख करोड़ रुपए से जमा हुए, मैं आपकी बात से 4,70,000 करोड़ रुपए से जमा हुए, ये बात सही है, जिसकी जांच की जाएगी, ये बात ठीक है की जाएगी। वो कौन सी तारीख तक उसको सजा दे दोगे? हमें डेट दीजिए। नहीं, एक साल हो गया सुनते सुनते। प्रधानमंत्री दोनों हाथ उठा के कहते हैं सेल कंपनी। हमें क्या मिला? हमें क्या मिला? सेल कंपनी मेरे तो हमारे तो गाँव के लोग आत्महत्या कर रहे हैं। आत्महत्या कर रहे हैं, उससे मतलब हमें इससे कोई मतलब नहीं। आपके सेठ क्या करते हैं, यहाँ बाजार में क्या हो रहा है, हमें कोई लेना देना नहीं है। कपड़े के व्यापारी हड़ताल कर रहे हैं, बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं, छोटे व्यापारी आत्महत्या कर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। आप चाहते क्या होगा? आप तो ईमानदारी पे आओ, लिमिट दे दे रहा हूं। आप तो ईमानदारी पे आओ। अजय जी आप कहां तक चलोगे? देखिए, बीजेपी का अपना कुछ भी दावा हो सकता है, एक व्यापारी वर्ग क्या वास्तव में असत्य दावे को क्या क्यों करते हो? साल का जो टाइम था, चलिए कि तैयारियां नहीं थी, हमें फेस करनी पड़ी, लेकिन आज हम कह सकते हैं कि तैयारी नहीं थी तो आप फेलियर हो, हम पटरी पे आ रहे हैं, फेलियर हो। देखिए क्या है कि व्यापारी या हिंदुस्तान में कोई भी नागरिक अगर कोई सी मुसीबत या विपदा या कोई भी काम आता है तो एक समय लेता है, समय लेने के बाद खड़ा होने की कोशिश करता है। तो जहां तक नोटबंदी थी, नोटबंदी अचानक आया हुआ एक ऐसा कदम था जो व्यापार जगत को बहुत तगड़ा झटका दिया, क्योंकि हिंदुस्तान में सालों से एक परंपरा चल रही है, उसी परंपरा के अनुसार काम चल रहे थे। उस परंपरा के अंदर जो काम चल रहे थे उसमें एकदम से नोटबंदी ने ब्रेक लगाया। उस ब्रेक के बाद में हमने उभरना चालू किया। नोटबंदी की जो भी, हम ये नहीं कह सकते कि उसका फायदा हुआ या नुकसान हुआ, व्यापार जगत में तो काफी ज्यादा नुकसान हुआ। एम्प्लॉयमेंट में अगर कह सकते हैं उसमें नुकसान हुआ। जैसे अभी बात कर रहे थे कि ये सब एग्रीकल्चर में कोई नुकसान नहीं हुआ, एग्रीकल्चर में नुकसान बहुत ज्यादा हुआ। किसान को उसका जो पैसा, किसान का सिस्टम अभी तक हमारे हिंदुस्तान में नहीं डला हुआ था कि किसान आएगा और वो वहां जाके किसान अपनी फसल बेचेगा तो उसको पेटीएम हो जाएगा या डायरेक्ट उसके आरटीजीएस हो जाएगा। अगर वो आरटीजीएस हो जाएगा तो सर वो अपने 10,000 रुपए का जो किराया उसको देना है, वो ट्रैक्टर ट्रॉलिया जिसमें लेके आया वो कैसे देगा उसके अंदर। तो ऐसी चीजें थी प्रैक्टिकली जो चीजें प्रैक्टिकली उसके अंदर किसान क्रेडिट कार्ड की जिसको आप 2005 से लेकर के 2010 तक बुलाते रहे कि 1 बीघा के ऊपर भी किसान क्रेडिट कार्ड इशू करेंगे और कह रहा बैंक अकाउंट के बिना क्रेडिट कार्ड के अंदर मेन क्रेडिट कार्ड में अमाउंट जाएगा। इस तरीके की जो है बयान नतीजे जो क्रेडिट कार्ड में अमाउंट, किसान के पास तो लगातार किसान क्रेडिट कार्ड थे और उसकी रूरल ब्रांच में अकाउंट थे। आपने बताइए एकदम से हमारे यहाँ देखिए 2 चीजें। पंकज जी मैं बात कर रहा हूँ आपको, किसान क्रेडिट कार्ड के अंदर जिस दिन हुआ नवंबर के अंदर, पंकज जी बात मैं बताऊँ 2 बातें। इसमें बात है कि कैशलेस और लेस कैश, नहीं ऐसा नहीं कर रहा सर, बात चलती है कैशलेस की और लेस कैश की। तो जहां अगर अपन कहे डिमोनेटाइजेशन किया था, एकदम से अपन ने कैशलेस करने की कोशिश करी थी। हम बात कह रहे हैं कि कोई भी सिस्टम में अगर लेस कैश करके अगर अपन लेस कैश करके अगर अपन काम करना चाहें, सिस्टम में चला जाए। हिंदुस्तान में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। मोदी साहब तो कई बार इस बात को पेटीएम का पीछे बहुत सारी चीजें बोल चुके हैं। सेकेंड देखिए मैं बताता हूँ, अभी हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर मैं आज एक बता दूं क्लियर कि अभी जो करेंसी जो चलन में करेंसी है उसमें 21% की कमी करी है अनडाउटेडली। अपने यहाँ अपन ये कह सकते हैं, आज अपन ये कह सकते हैं कि कैश का अपना प्रचलन ज्यादा था, पर उसको कैश को प्रचलन को कम करके, या जैसे देखिए 2 उस समय बताए थे कि सब बड़े नोट हैं वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं या ब्लैक मनी को बढ़ावा देते हैं। तो वो अपन ने वो भी पार्ट नहीं था कि अपन ने 500 और 1000 के बंद करके 500 और 2000 के चालू कर दिए। तो अगर हम देखा जाए, हम कहीं भी कहें कि आपकी मंशा अच्छी हो, पर उसका कहीं पे भी उस चीज का हमारे को परिलक्षित नहीं हुई कि वहां ऐसी चीजें हमारे को परिलक्षित होती है। अगर जनता के चश्मे से देखेंगे, जनता के चश्मे से। हम दूसरी बात बता रहे हैं, देखिए अपना जो सेक्टर था, जैसे आज अपन कहते हैं रियल एस्टेट सेक्टर है, चाहे टेक्सटाइल सेक्टर है, चाहे अपना ज्वेलरी सेक्टर है, हम जो राजस्थान के अंदर भी हमारी सारी चीजें होती हैं, इनके अंदर बहुत बड़ा तबका ऐसा तबका था कि जो अभी तक भी मतलब जैसे एजुकेटेड रहा है, जो इनके अंदर सारी चीजें, और वो बहुत छोटे लेवल के ऊपर काम करता है, सारी चीजें करता है, उनको पेमेंट देना, उनको सारी चीजें करना, इन सब चीजों के अंदर। अगर एक बात से देखो, आप एक कहूंगा बेसिकली व्यापार के अंदर सबसे बड़ा जो पूरा क्यों नहीं बोल रहे, इन्वेस्टमेंट है वो है जो है कैपिटल, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। और ये भी कैपिटल के ऊपर था। मैं कह रहा हूं कि जिस कैपिटल को आप 12% से 13% के ऊपर ले रहे थे, है ना, आज जो कैपिटल पे इंटरेस्ट रेट 8% देखिए, आपने 3% का कमी होना, इंटरेस्ट नहीं देखिए आप इंटरेस्ट रेट करें तो उधर से वही वाली बात है, उधर से तो वहां पे एक्सपेंडिचर कम हो गए, हमारे यहाँ सेल कम हो गई हमारे। तो आप उसके बाद में कहते हैं उसका हमारे को जरूरत है। आज स्थिति ये है कि आप स्थिति ये करें, हम 12% पे लेने के बाद में हम कमा रहे थे और आज हम 8.5% लेने को राजी नहीं है। आज हमारे सेल
पॉसिबल नहीं है। हम 8.5% पे लेने को राजी नहीं है। आज बैंकों के पास पैसा है, हम लोग उनको लेने के लिए कोई राजी नहीं है। कोई व्यापार जगत में आप देख लीजिए, आप अगर किसी भी अगर कहते हैं बैंक के आंकड़े भी उठा के देख लीजिए, पहले जितना बैंकों से लोन लिया जाता था, आज की तारीख में बैंकों के अंदर लोन कम दिया जा रहा है। बैंकों के अंदर बढ़ तो गया और लोन कम हो जा रहा है। उसका कारण क्या है कि यहाँ पे डिमांड ही नहीं है। डिमांड इसलिए नहीं है क्योंकि ना इंफ्रास्ट्रक्चर में काम आ रहा है, ना किसी और बड़े स्ट्रक्चर में काम आ रहा है। तो हम लोग को लोन लेने की हम 12% लेके 13% लेने के बाद में देने के बाद में भी हमारे पास था, क्योंकि हम लोग उसके साथ में अर्न कर रहे थे, बिक्री थी, लोगों का एक रोटेशन था। आज वो रोटेशन जाम हो गया। हम ये कहना चाह रहे हैं इन्फ्लेशन बहुत नीचे आ गया। हम यहाँ इन्फ्लेशन भी आज वही वाली बात है, अगर देखा जाए, आप कह रहे हैं कि लोन देखिए देखा जाए ये दूसरी चीज है। लोन मिलते भी नहीं है, हकीकत तो ये है। एक नई चीज और हो गई, कमीशन इन्फ्लेशन तो आज की स्थिति के अंदर जो आप इन्फ्लेशन रेट दिखा रहे हैं, आपके बैंकों को कमीशन इसीलिए आज महंगाई दर कम जो है आपको दिखा रहे हैं। महंगाई दर में महंगाई हमारे को एक्चुअल में अगर दिखती हुई कम नहीं दिख रही और इन्फ्लेशन रेट कम हुई है, तो उसका कारण जो आप बताना चाह रहे हैं वो कहीं ना कहीं ऐसा है। सेकेंडली मैं जो बात बता रहा था, हमारे को जो चाहिए था सरकार से, हम जो चाहते हैं सरकार के अच्छे उपाय कोई भी हो, हम सारे के सब लोग बाग उसके साथ में, चाहे कोई सी भी चीज हो। नोटबंदी थी तब भी हम लोगों ने एक बार झटका लगा, हम लोग उनके साथ में रहे। उसके बाद में जो जीएसटी आया वो बहुत जल्दी लाया हुआ कदम था। उस कदम के अंदर भी बहुत तैयारी नहीं करी गई थी। जैसा देखा जाए तो अगर मुझे जहां तक जाना, डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे 124 अमेंडमेंट्स किए गए थे, 124 अमेंडमेंट। तो क्या हम केमिकल लैब के अंदर बैठे हुए आदमी हैं जहां हमारे पर रोज नया एक्सपेरिमेंट किया जाए? अब ये जीएसटी के अंदर हम लोगों के साथ में हो रहा है। आप 50 दिन के अंदर 65 चेंजेस सर टोटल मिला के जहां तक मुझे पता चला कि 124 अमेंडमेंट हुए बताए थे पूरे टाइम के अंदर 124 अमेंडमेंट्स हुए थे। सर अमेंडमेंट्स इतने ज्यादा अमेंडमेंट्स तैयारी नहीं होने का दिखाते हैं। नोटबंदी अगर सर ये सर मेरे मैं आपको बताता हूँ सर, अमेंडमेंट किस टाइप के थे? मैक्सिमम अमेंडमेंट वो थे जो बेसिकली आपको कैश के ऊपर थे। उन्होंने कहा कि कैश के अंदर जो है आदमी जो है 2-2.5 रुपए से जो निकलवा रहा है, जो एक बार निकाल रहा है, उसको जो है 7 डेज में जो है दोबारा नहीं निकालना चाहिए। क्या गलत था? क्या आप लाइन में लगा दे लोगों पहले नियम आपने नहीं बनाए, पहले नियम आपने ही बनाए, उसी नियम को हम लोग तो पब्लिक है, हम पब्लिक है। जब किसी की जो नहीं सर, हम हमारा कहने का मतलब लोग उसका मिसयूज करते हैं, अमेंडमेंट आएंगे। आपने कहा आप ये कहोगे मिसयूज मान ले पहले। नहीं ऐसा होगा, ऐसा नहीं, ये बात गलत है सर। हम ये नहीं करें, आपने हमारे तैयारी नहीं किया जाए, हमने तैयारी पूरी थी, बस आपने तैयारी बन गया। जो मैक्सिमम लोगों में विश्वास था, कुछ लोगों कौन से मैक्सिमम दिखाया, हमने हमारे माननीय प्रधानमंत्री की बात मानी कि 50 दिन मुझे दीजिए। हमने 50 उनका मन साफ नहीं कहा, नोटबंदी स्वीकार करने के बाद में भी हमारे को आज की स्थिति के अंदर भी हम कहें, हमारे चाहे व्यापार जगत में कहें, हमारे को उसका मूलभूत या कोई सी चीज के लिए कहीं पे भी किसी हम बात कैश की नहीं कर रहे, हम हमारे एम्प्लॉयमेंट की कह रहे हैं, हम हमारे डेवलपमेंट की कह रहे हैं, हम कैश की बात आज की बात नहीं कर। देखिए एक लेवल आने के बाद के अंदर अपने आप एक चीज हो जाती है, कैश आना हो या कोई भी चीज। आज मैंने बताया हमारी डिमांड कम हो गई, तो हमारे को ना कैश की डिमांड है हमारे पास। अब वो एम्प्लॉय हमने जब 30% एम्प्लॉयमेंट निकाल दिए तो हमारे को देने की जरूरत ही नहीं है। अब हमारे पास जो सेक्टर है, जितना हमारे पास काम है, हमने अब वो जो 30% हमने निकाले तो हमको उतनी कैश की भी जरूरत कम हो गई, पर हमारा उतना प्रोडक्शन कम हो गया, उतने अनएम्प्लॉयड बढ़ गए। पर उनको आज आने के लिए ये तो रिकॉर्ड है कि एडवांस टैक्सेस बड़ा ज्यादा बढ़े, तो हाउ ये कैसे बढ़ गए? सर मैं आपकी बात को मानता हूं कि आपने जैसे कहा कि न्यू टैक्स पेयर बढ़ गए, हमारे एडवांस टैक्सेस बढ़ गए। टैक्सेस बढ़ना ये अच्छी चीज है, सारी चीजें देश उसके अंदर मेन रूप में आ रहा है। हम व्यापारी वर्ग शुरू से कहता है कि हम लोगों को कभी कोई चीज नहीं है। अधिक टैक्स हम लोगों को हमेशा से किसी को भी, हमको या किसी को भी, हमको गलत करता है, वो आदमी को कहीं ना कहीं चोरी करने के लिए करता है। अगर टैक्स सिस्टम अच्छा है, हर आदमी टैक्स देने को राजी है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ये बताया गया कि लास्ट से इनकम टैक्स के इंक्रीमेंट हो गए। मैंने भी कभी जाके देखा कंप्यूटर पे कि 2016-17 के अंदर 22% बढ़ गए थे, उससे पहले भी 23% बढ़े थे, इस साल 25% बढ़े। तो हर साल इंक्रीज हो रहा है, ऐसा कोई साल नहीं है जिसके अंदर इनकम टैक्स पे इंक्रीज नहीं हो रहे। हमारी जितनी लिटरेसी बढ़ रही है, जितना ज्यादा लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ रही है, वो अपने आप इस चीज में आएंगे। हम चाहेंगे सरकार इन चीजों में और ज्यादा लाए तो ऑटोमेटिकली मेन स्ट्रीम के अंदर आए। एक बार हो कि उसको अगले साल में 3 महीने में इनकम ज्यादा होगी। पंकज जी एक बार के लिए, शिप्रा जी मैं एक बात जानना चाहूंगा कि देखिए बीजेपी का अपना दावा हो सकता है, कांग्रेस का अपना विरोध हो सकता है, लेकिन हम एक आम आदमी की बात कर रहे हैं। आम आदमी चाहता क्या है कि वास्तव में उसे कहीं कोई ऐसी किरण दिखाई देती है कि हमें थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा, नोटबंदी का इंपैक्ट फ्यूचर में जरूर आएगा जिससे बेनिफिट हिंदुस्तान को होगा। सर 2 बातें यहाँ पर मैं कहना चाहूंगी।
एक छोटा सा एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि आप 3 घंटे का फाइनल एग्जाम यूनिवर्सिटी का देना चाहते हैं और हर 15 मिनट बाद आपको रूल्स और रेगुलेशंस उसके चेंज हो जाते हैं कि पहले आपको फर्स्ट क्वेश्चन करना है, फिर आपको थर्ड करना है, या ऐसे है या वैसे है। नोटबंदी के लेकर के जो इन्होंने इतना जो हड़कंप मचा था, या जीएसटी को लेकर भी मैंने ये ऑब्जर्व किया, कॉमन मैन का भी ये मानना है कि हर 15 दिन में या हर 20 दिन में नया कुछ ना कुछ लागू हो जाता है। तो हम इसको क्या समझे कि सरकार को खुद को नहीं पता है कि वो क्या चाहती थी और उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। फिर दूसरी बात, सबसे बड़ी बात आती है कि आपने भारत देश जैसे बड़े कॉम्प्लिकेटेड और स्कैटर्ड एक देश में नोटबंदी आपने कर दी। मैं कहती हूँ, दावे से कह सकती हूँ कि आज की तारीख में जयपुर में भी 50% जगहों पे आपके एटीएम, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड और पेटीएम्स नहीं चलते क्योंकि यहाँ वाईफाई का प्रॉब्लम रहता है। ये अमेरिका नहीं है कि हर जगह वाईफाई आपके जोन चले हुए हो। तो आपने कैसे मान लिया, जैसे सर ने बिल्कुल सही कहा कि किसान को आप पेटीएम करोगे कि 10,000 उसके ट्रैक्टर के लिए आए, या उसका भैंस का चारे का आप पेटीएम करोगे क्या, विच इज जस्ट नॉट पॉसिबल। तो आप लोगों ने इन चीजों को कैसे दरकिनारा कर दिया। आपको सोचना चाहिए था। बड़ी बड़ी बातें करी कि ये छोटे लोगों के लिए है या मिडिल क्लास के लिए है या वर्कर्स के लिए है, पर क्या वर्कर्स के लिए सारी प्रॉब्लम्स थी? फिर आप ऐसे गांव बनाते या ऐसे टावर्स लगाते कि छोटे छोटे गांवों में भी वाईफाई होता, हर किसी की जेब में डेबिट क्रेडिट कार्ड होते, ये पेटीएम की सुविधाएं होती, तब हम इसको मान सकते थे। और बिल्कुल सर, मैं तो इसको यही कहना चाहूंगी कि आज की तारीख में तो जिसे कहते हैं कि 60 to 70% पेन एरिया ही ज्यादा नजर आ रही है ये नोटबंदी का जो है, क्योंकि साल भर बहुत बड़ा टाइम होता है, 12 महीने इस चीज को निकल चुके हैं और अभी भी उसका इम्पैक्ट होते मुझे कुछ खास इसमें नजर आ नहीं रहा है। और अगर और आने वाले 3-4 महीने में इसका इम्पैक्ट नजर आ जाए तो कह नहीं सकते, पर कोई बहुत अच्छी नहीं है। मैं तो इसको 50 नंबर ही देना चाहूंगी 100 में से। जी पंकज जी, एक आम आदमी की जो भाषा है वो बीजेपी नहीं जानना चाह रही है। बीजेपी सीधा कहती है, यूं तो हम देखिए किसी के परिवार के अंदर पूरा परिवार कभी एक्सीडेंट में खत्म हो जाता है, कोई 2 बच्चे होते हैं, उन्हें भी ईश्वर पांव पे खड़ा करके उस मंजिल तक पहुंचाता है कि अपना जीवन वो गुजार सकें। बहुत सारे ऐसे इतिहास में उदाहरण आपको मिल जाएंगे। अगर हम कोई चीज थोप भी देते हैं, हमने युद्ध भी सहे हैं, बहुत सारे आर्थिक प्रतिबंध, इमरजेंसी भी सही है, सारी चीजें, उसके बाद में देश खड़ा नहीं हुआ। हम ये बात कर रहे हैं कि साल भर हो गया, किसका काम अटका? ये जवाब नहीं है सर। जवाब तो आप अगर किसी के घर में ताला लगा हुआ है और बच्चे उस वक्त पहुंच के कुछ न कुछ व्यवस्था करके वो खाना खा के सोएंगे जरूर, तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई है कि काम किसका अटक रहा है। नहीं, अभी तो मैंने काम नहीं अटका। मैं कह रहा हूँ कैश की कमी है क्या? जिस चीज के लिए बंद किया गया था, कैश की कमी है क्या? सर मेरे पास कैश, मेरा आज 10 लाख का कैश मेरे पास है, मैं 10 लाख रुपए निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता? आज पॉसिबल है कि नहीं है? आज है ना। मैं निकालना चाहूं ना निकालना, जो अलग चीज है, मेरा काम नहीं अटका, लेकिन मेरा संपत्ति में जो अधिकार है वो अधिकार आज उसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? बिल्कुल उसका खत्म नहीं है जोशी साहब, लेकिन मैं ये बात जानना चाह रहा हूं कि जो धरातल आपका पहले टूट चुका है, जो विश्वास टूट चुका व्यापारी का, उसे 10 जगह आपने फंसा करके रख दिया, वो खड़ा कर दो, पैसे को चाटेगा थोड़ी ना, उसका पैसा भी कमाएगा। काम को जरूरत। सर देखिए, फिर मैं आपको गलत चीज, देखिए फिर आप उस चीज को गलत उस पर लेके जा रहे हैं। देखिए पहली बात तो देखिए, ये 3 घंटे का एकदम नहीं था, ये बेसिकली वो सर्जरी थी जिसको बेसिकली कोई बार बार नहीं है कि आप 3 साल बाद। चलिए मैं तो आप ही से जानना चाहता हूं, मुझे एक चीज बता दीजिए पंकज जी, हम सब लोगों का एक ही सवाल है। 4 चीजें लेकर के मोदी साहब ने बाकायदा गिनाई, हम लगातार उस बाइट को सुना भी रहे हैं कि फेक करेंसी, टेरर फंडिंग, करप्शन और ब्लैक मनी हम आउट करेंगे, ये सब चीजें। आप सहमत है चारों चीजें खत्म हुई है? सर चलिए मैं फेक करेंसी की बात नहीं कर रहा कि जिस पे कंट्रोल 16 सालों में जो कंट्रोल हुआ वो 1 साल में हुआ कि नहीं हुआ उतना कंट्रोल? किस चीज पे? आतंकवाद पे? आतंकवाद? हाँ बिल्कुल। कैसी बात कर रहे हैं आप? पहले से बढ़ गए सर आतंकवाद। मैं एक निवेदन करना चाहूंगा पंकज जोशी साहब, आप देख लीजिए, आज आप देख लीजिए, इतने हमने आतंकवादी नहीं मारे जितने जवानों ने शहादत दी है। योगेंद्र जी, मैं एक चीज बताता हूं आपको, आज ही आपने पेपर में देखा 36 करोड़ रुपया जो है उन्होंने जब्त किया है। आज 36 करोड़ में पुराना नोट कहां से मिला? बहुत बढ़िया बात है। ये बैंक में एक बात कहना चाहूंगा पंकज जोशी साहब, मैं तो अप्रिशिएट करता हूं देश के प्रधानमंत्री को कि जो एनआईए के जरिए मनसा साफ नहीं थी, अलगाववादियों की फंडिंग को उन्होंने डिस्क्लोज किया कि पैसा कैसा मिलता है। मैं तो सैल्यूट करता हूं इस बात, हम ये इसमें विरोध में नहीं है, देश के लिए अच्छा किया आप लोगों ने, लेकिन आप इस बात को यकीनन अच्छा करने का नाम है भाषण के। कश्मीर की बात कर रहे हैं कि पत्थर फेंकने वाले बंद हो गए, आधे से ज्यादा वक्त पीडीपी के साथ सरकार आ गई, कर्फ्यू में निकल गया। सर मैं क्या कह रहा हूं, आपके पास बेसिकली ये जो फंडिंग्स थी पास में, ये फंडिंग क्या बैंकों में थी? या तो बैंकों में थी, या बेसिकली फंडिंग रुपए में नहीं थी, ये काइंस में थी कि सोने में थी या डायमंड में थी? कैसे मैं कह रहा हूं, मैं तो ये जानना चाह रहा हूं कि आतंकवाद रुका क्या? सर क्या कह रहा हूं आपको, करप्शन रुका? सर मैं क्या कह रहा हूं आपको, ये फंडिंग खत्म हुई ना, इन फंडिंग खत्म होने से आज बेसिकली जो भी चीजें हैं, आज जो है नक्सलाइट में कमी आई है,
आज जो है लोगों में चीज कमी आने लगी है। और उसके बाद मैं आपको दूसरी चीज कह रहा हूँ, आपको दो चीज है। नेक्स्ट लाइफ पे कमी आई, आपने कहा ब्लैक मनी खत्म नहीं हुई, कहाँ कमी आई? ब्लैक मनी के अंदर जो पैसा आपके पास आया, कहाँ कमी आई? छत्तीसगढ़ और झारखंड की घटनाओं का मालूम है कितने लोग? सर आप ये कह रहे हैं कि बिल्कुल जीरो हो जाए? सर जीरो हो जाती तो नहीं, उससे ज्यादा मरे, उससे ज्यादा मरे। मैं कह रहा हूँ कि आप मैं 8 नवंबर 2016 से 8 नवंबर 2017 तक अगर हम पहले की 15 से 16 को तुलना करें तो वहां तो हम कहीं स्टैंड करने चाहिए कि हाँ देखिए साहब हमारा ग्राफ कितना डाउन आया। सर ग्राफ बढ़ रहा है ना आपका, मैं आपको कह रहा हूँ आपको ठीक हो रही है ना चीजें। आपका करप्शन कम हुआ है, आपका 21% यदि करेंसी कम होती है, किसने कहा? इसके बावजूद भी करेंसी किसने कहा? मैं आपको चैलेंज करता हूँ, 20% कमीशन में बैंक लोन दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, आपको उदाहरण दे दूं, आप पढ़िए, आपके प्रधानमंत्री को भेजिए। नोटबंदी में प्रधानमंत्री की मंशा साफ नहीं थी। यूपी चुनाव में क्या चुनाव के खातिर क्या बिल्कुल बढ़ गया। मैं कह रहा हूँ ना 20% कमीशन। एक पार्टी विशेष से ताल्लुक रखते हैं, पार्टी में ये बात लेकिन दो लोग हमारे पास में करप्शन को लेकर के इनकी बात सुनिए आप कि करप्शन हम जिसका हम ढिंडोरा पीट रहे हैं कि करप्शन फ्री सिस्टम हमने दिया है, जरा बताएंगे अजय जी क्या पोजीशन है अभी आज? देखिए हम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री को सल्यूट करते हैं कि उनकी जो मंशा है करप्शन को खत्म करने की है और वो बहुत दिल से दिखती है। पर फिर भी अगर हम कहें धरातल पे हमारे को करप्शन कहीं भी कम होता हुआ नहीं दिखा। हम राजस्थान के कहें चाहे बाहर के किसी भी जगह के हैं, करप्शन बढ़ा है, पहले से कम नहीं हो पाया। रही बात जैसे इन्होंने बात बताई कि आतंकवाद में कुछ एरिया के अंदर आतंकवाद को कम करना, और आतंकवाद को कम करना नोटबंदी के लिए कहीं भी वो नहीं है कि आतंकवाद नोटबंदी से खत्म होएगा। तो इसलिए नोटबंदी आतंकवाद से रिलेटेड नहीं थी। ये सरकारों के जो काम है, सरकार को वो काम करने चाहिए। और हम कहते हैं काला धन पर रोक लगाने के लिए सरकार को बहुत सारे उपाय हैं। नोटबंदी करके कालाधन खत्म होने की, क्योंकि मेजर कालाधन बहुत सारे लोग बताते हैं जैसे ही हुआ कि पैसा जमा हो गया मेजर, तो ये बताने लगे कि सब कालाधन कैश में नहीं होता, कालाधन तो काइंस के अंदर होता है, बेनामी संपत्ति में होता है। तो जब ये आपको पहले से पता था नहीं कालाधन था, जमा हुआ है, नहीं जब जमा हो गया तो फिर वो काला कहां से कालाधन लोगों ने देखिए बताइए जिस लोगों ने 25% दिया मुझे बताइए आप मुझे 100 रुपए के बदले में हम 25 रुपए लेके क्या हम हमारे मुझे बताइए सर 2 मिनट सर आपने सर आप 100 रुपए बदले 25 रुपए लेंगे क्या? सर आप उनको सर्टिफिकेट दे रहे हो कि अब तुम मेरे को 40% जमा करा दो। अरे सर हम लोगों ने एक नंबर में कमाया, हमने एक नंबर में कमाया, टैक्स दिया हम लोगों ने, और जब उन्होंने कमाया 40% एक नंबर में हो जाए, फिर भ्रष्टाचारियों को कहां से हमने भ्रष्टाचारियों को आप लोगों ने भी छह दी कहीं ना कहीं उनको आपने भी कहा कि कालाधन को लेकर 40% लेके खत्म। आप बोलने दीजिएगा। जिस व्यक्ति ने 5 लाख रुपए जमा कराए 5 लाख रुपए जमा कराए उस व्यक्ति ने अपनी रिटर्न भर दी ना, उसके बाद उस व्यक्ति को जो है हमने बुलाया नहीं ना। सरकार एक मिनट सर, उसको सरकार ने कहा कि इन व्यक्तियों को जो है कोई भी आईटीओ से ऊपर का व्यक्ति और नीचे का व्यक्ति नहीं बुलाएगा, इनको जो है मेल के ऊपर जो है क्वेश्चन नहीं देगा। ये तो वर्ल्ड का माना कि नहीं माना कि हाँ ये मैं जो है पैसा सरेंडर कर रहा हूँ, 75% जो है टैक्स में सरेंडर कर रहा हूँ, 25% जो है मुझे जो है कृषि सॉरी गरीब कल्याण में कर रहा हूँ। कितना पैसा सर, कितना पैसा है सर? 8,000 करोड़ रुपए जमा नहीं हुआ सर, 8,000 करोड़ रुपए अपन इतनी 15 लाख 8,000 करोड़ रुपए आज जमा ही नहीं हुआ। आज साल भर ब्लैक मनी नहीं थी सर, समय का अभाव। मैं माफी चाहूंगा पंकज जोशी साहब, वैसे तो कर दे कि समय बिल्कुल नहीं है हमारे पास में। बैंकों के एनपीए को लेकर के आज सुरेश प्रभु साहब ने माना इस बात को कि हाँ बैंकों का एनपीए बढ़ा है, लेकिन उन्होंने एक तर्क बहुत ही रोचक दिया कि लेकिन ब्याज से बढ़ा है। ये जो पूंजी थी क्रेडिट में जो थी उसका ब्याज जो बढ़ा है उसकी वजह से एनपीए बढ़ा। खैर जो भी है, लेकिन 1 साल पे हमने एनालिसिस किया, बीजेपी का अपना दावा है, कांग्रेस का अपना विरोध है, लेकिन मैं इस बात से सहमत हूं कि जनता पे छोड़ना चाहिए कि हमें विरोध करना है या हम सहमत हैं। पार्टियां अपनी जगह पे हैं, पार्टियों के अपने दावे हैं, लेकिन आप वही हैं जहां थे। अपना एनालिसिस खुद करिए कि वास्तव में नोटबंदी का आपके उस दिनचर्या पे आपकी इकोनॉमिक सेहत पे असर क्या पड़ा है, सबसे बड़ा सवाल यह है। तो मुझे लगता है कि 1 साल का वक्त खुद के विचार करने का है कि हम कहां स्टैंड कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। मोदी जी का वेट बढ़ गया। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1,000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे।